हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जैवउड। उसमें से कुछ परिभाषाएं हम आपको लिखवा रहे हैं। पहली परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी ऐसे हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ऐसे पॉल हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन एक और है, दूसरे तरीके से भी लिख लें। बेकार्बनिक यौगिक बेकार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इस तरह से ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसकी दूसरे तरह से परिभाषा है वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इस तरह से ये परिभाषा हो गई। अब अगली हमारी परिभाषा है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन्स अथवा क्रोमोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं।
न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। डीएनए, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा बोलते हैं आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो हमारी परिभाषा है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ये थोड़ा गलत लगे। न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं, वे जैव अणु होते हैं, वे जैव अणु होते हैं वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं, जो सभी जीवित कोशिकाओं, जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में, जीवित कोशिकाओं के नाभिक में, नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम, अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। काय के रूप में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा डीएनए, और दूसरा होता है हमारा आरएनए। अब डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब आरएनए का हो जाएगा हमारा राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक
इस तरह से न्यूक्लिक अम्ल की ये परिभाषा होगी। न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डीएनए और दूसरा नंबर है हमारा आरएनए। जैसे डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए आरएनए ये जो है आगे हमारा एक क्वेश्चन है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए। कोशिकाओं में क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए। विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए हैं। कौन कौन से आरएनए? एक तो होता है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है मैसेंजर, उसको बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए, और तीसरा होता है ट्रांसफर टीआरएनए। इस तरह से आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा आरआरएनए, कोशिकाओं में निम्नलिखित 3 प्रकार के कोशिकाओं में निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला होता है आरएनए, और दूसरा होता है हमारा एमआरएनए, और तीसरा होता है हमारा टीआरएनए। अब इसको आरआरएनए को बोलते हैं हम राइबोसोमल, इसको बोलते हैं राइबोसोमल, क्वेश्चन में लिख देना है राइबोसोमल, इससे बन गया आरएनए। और दूसरा हमारा जो है मैसेंजर, संदेश वाहक और तीसरा हो गया हमारा ट्रांसफर या अंतरण बोलते हैं, ट्रांसफर या अंतरण। इस प्रकार के कोशिकाओं में निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। यानी राइबोसोमल आरएनए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, और टीआरएनए को ट्रांसफर या अंतरण आरएनए। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है प्रोटीन क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, ये आप बता लीजिए।
कोशिकाओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इनको आप नोट कर लें। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा प्रोटीन क्या है। क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। इसके प्रमुख कार्य लिखिए। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हम जानते हैं, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अब प्रोटीन के उपयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य ये है, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में, जो शरीर है उस रचना में भाग लेना। और दूसरा नंबर है शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और शरीर में उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम, जैव उत्प्रेरक का कार्य भी सभी एंजाइम ग्लोबल प्रोटीन होती है। तो पहले हम प्रोटीन लिख लें। प्रोटीन है क्या। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक, संकीर्ण कार्बनिक यौगिक। यौगिक तो आप जानते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के जो बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक, संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के, अम्लों नहीं अम्ल, अम्ल के बहुलक, बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। प्रोटीन से अल्फा अमीनो अम्ल, प्रोटीन से अल्फा अमीनो अम्ल, प्रोटीन से अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर, परस्पर पेप्टाइड, पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या है, प्रोटीन से अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसके प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य है इसके, प्रोटीन का
हमारे प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना है। शरीर रचना में भाग लेना है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना है। ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती हैं। ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती हैं। शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर रचना में भाग लेना। ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती हैं। शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। थोड़ा और पॉइंट है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। शरीर में उपापचयी क्रिया, शरीर में उपापचयी क्रिया तीसरा नंबर है शरीर में उपापचयी क्रिया, शरीर में उपापचयी क्रिया में एंजाइम क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य, जैव उत्प्रेरक का कार्य शरीर में उपापचयी क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर
ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। शरीर में उपापचयी क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इस तरह से ये प्रोटीन की परिभाषा हो गई और प्रोटीन के ये जो प्रमुख कार्य हो गए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।